हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। सागर सूद कहीं लिखते हैं कि ज़िंदगी की उलझनों में ऐसे उलझे क्या कहें, ज़िंदगी की उलझनों में ऐसे उलझे क्या कहें, खुद से भी मिलने की हमको आजकल फुर्सत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2019 मौर्य काल अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न उत्तर टेस्ट सीरीज़ के इस ताज़ा कमाल फ्रेश भाग के अंदर पहला भाग है ये। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ में आप कमेंट करते रहें। मैं एक प्रश्न बोलूँगा और आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको उत्तर देने के लिए। आप अपना कमेंट में उत्तर लिख दीजिएगा, फिर पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए, तब देखिएगा आपने कितने प्रश्न पूरे किए। जो ज़्यादा प्रश्न करेगा सही उसका बाकायदा नाम लिया जाएगा, नाम पुकारा जाएगा कि इनकी अच्छी तैयारी है, इन्होंने इतने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज प्रश्नों की। ध्यान रखिएगा, मैं प्रश्न बोलूँगा, 5 सेकंड का बोलने के बाद मैं टाइम दूंगा, आप कमेंट में अपना उत्तर लिख दीजिएगा। पहला प्रश्न, किस ग्रंथ में अशोक को उज्जैनी करमौली कहा गया है? किस ग्रंथ में अशोक को उज्जैनी करमौली कहा गया है? महावंश में, दीपवंश में, कल्पसूत्र में या इंडिका में? कमेंट कीजिएगा आप, जो भी आपके मस्तिष्क में आ रहा हो। तो इसका हमारा सही उत्तर है बी, दीपवंश के अंदर। दूसरा प्रश्न, तैयार हैं आप? मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? पहला विकल्प है कौटिल्य, भद्रबाहु, विशाखदत्त और हेमचंद्र। बताइए जल्दी। तो हमारा सही उत्तर है इसके अंदर सी, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखदत्त। और ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा के अंदर 100% समझे आप, बहुत पूरी संभावना है इनके प्रश्नों के परीक्षा में आने की। तीसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने अध्याय एवं प्रकरण है? अर्थशास्त्र के अंदर कितने अध्याय और प्रकरण है? ए विकल्प में है 15 अध्याय 180 प्रकरण, बी में है 20 अध्याय 200 प्रकरण, सी में 16 अध्याय 190 प्रकरण और डी 10 अध्याय 100 प्रकरण। बताइए ज़रा। सही उत्तर होगा इसका ए, 15 अध्याय और 180 प्रकरण। तैयार हैं आप प्रश्न का उत्तर देने के लिए और स्वयं मूल्यांकन होता जाएगा इससे आपका। चौथा प्रश्न है, भारत का प्रथम शासक जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी अपना विजय अभियान चलाया था, वह कौन सा भारत का पहला शासक था जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी अपना विजय अभियान चलाया था? पहला विकल्प है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। बताइए ज़रा कौन है? तो हमारा सही उत्तर होगा इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य। साथ साथ में अपने उत्तर कमेंट करते जाएं आप। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। लौह विजय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लौह विजय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए विकल्प है मेगस्थनीज, बी है कौटिल्य, सी बिंदुसार और डी अशोक। बताइए जल्दी से। इसके अंदर सही विकल्प हो जाएगा कौटिल्य। लौह विजय सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? कौटिल्य ने। अगला प्रश्न देखिए, ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस जाति से माना जाता है? ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस जाति से माना जाता है? ए है क्षत्रिय, बी ब्राह्मण, सी शूद्र, डी वैश्य। किससे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर अपना सी, शूद्र। और साथ में हिंदी साहित्य इतिहास की भी हम इसी तरीके से वैकल्पिक टेस्ट सीरीज चलाएंगे, उसका भी मैटर तैयार हो रहा है, तो उसके लिए भी तैयार रहें आप। 7वां प्रश्न है, किस कृति में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है? वह कौन सी कृति है
जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है, वृषल भी कहा गया है? ए विकल्प है मुद्रा राक्षस, बी है आपका इंडिका, सी है अर्थशास्त्र और डी है महावंश। बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर अपना सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा राक्षस, ए विकल्प। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया आपने तो लाइक कर दें और साथ ही साथ सभी दोस्तों को शेयर कर दें। 8वां प्रश्न है, सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ए है 305 ईस्वी पूर्व, बी 310 ईस्वी पूर्व, सी है 315 ईस्वी पूर्व, डी है 320 ईस्वी पूर्व। बताइए उत्तर जल्दी। तो सही उत्तर हो जाएगा 8वें का अपने ए 305 ईस्वी पूर्व। अगला देखिए 9वां प्रश्न, यूनानी लेखकों ने किसे अमित्रोकेडीज कहा था? यूनानी लेखकों ने किसको अमित्रोकेडीज कहा था? ए विकल्प है चंद्रगुप्त, बी है अशोक, सी बिंदुसार और डी कौटिल्य। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? बताइए ज़रा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रोकेडीज कहा था। 10वां प्रश्न देखिए, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों के अंदर अशोक को क्या कहा गया है? देवनाम प्रिय, उदयगोलम, सुसीम या अशोकवर्धन। चारों में से क्या सही होगा? कमेंट कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 10 के अंदर अशोकवर्धन। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। अगला प्रश्न देखिए 11वां। और दोस्तों यकीन रखिए ये जो जितने भी प्रश्न चयन किया गया, संकलित किए गए हैं, परीक्षा में 100% आने की संभावनाएं हैं। 11वां प्रश्न है, किस अभिलेख में कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी मिलती है? वह कौन सा अभिलेख है जिसके अंदर कलिंग युद्ध की व्यापक रूप से विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है? ए है 11वें अभिलेख में, बी 7वें अभिलेख में, सी 12वें अभिलेख में और डी 13वें में। बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी 13वें के अंदर कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी मिलती है हमें। 12 नंबर प्रश्न देखिए, किस अभिलेख में अशोक ने त्रिरत्न में आस्था प्रकट की है? वह कौन सा अभिलेख है जिसके अंदर अशोक ने त्रिरत्न में आस्था प्रकट की है? तो इसका वर्णन मिलता है किसमें? ए विकल्प है भाब्रू शिलालेख, बी मैसूर, सी हाथी गुफा और डी सभी। तो क्या होगा आपका सही उत्तर? तो 12वें का सही उत्तर होगा हमारे भाब्रू शिलालेख। इसके अंदर अशोक ने त्रिरत्न में आस्था प्रकट की है। 13 नंबर प्रश्न है, अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया था? यह प्रश्न कई बार पूछा गया परीक्षाओं में कि अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया? 250 ईस्वी पूर्व, 251 ईस्वी पूर्व, 254 ईस्वी पूर्व या 255 ईस्वी पूर्व। क्या सही उत्तर होगा? बताइए। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 251 ईस्वी पूर्व, बी विकल्प। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर, किस ग्रंथ में लिखा है कि अशोक ने श्रीनगर व देवपाटन नगर की स्थापना की थी? वह कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर ये लिखा गया कि अशोक ने श्रीनगर और देवपाटन नगर की स्थापना की थी? पहला विकल्प है मुद्रा राक्षस, दूसरा आपके अर्थशास्त्र, तीसरा राजतरंगिणी और चौथा दीपवंश। बताइए क्या उत्तर होगा? जल्दी बताइए। तो यहाँ पर होगा सही उत्तर 14 का राजतरंगिणी। इस ग्रंथ के अंदर लिखा गया कि अशोक ने श्रीनगर और देवपाटन की स्थापना की थी। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अभिलेख में अशोक ने सारी प्रजा को अपनी संतान स्वरूप बताया? यहाँ पे मिसटाइप हो गया थोड़ा सा। तो किस अभिलेख में अशोक ने सारी प्रजा को अपनी संतान स्वरूप बताया है?
पहला विकल्प है टोपरा, दूसरा धौली, तीसरा मास्की और चौथा गिरनार। तो कौन सा विकल्प है वो जिसमें सही उत्तर है? तो वो है हमारा 15 के अंदर बी, धौली अभिलेख में सारी प्रजा को अशोक ने अपने संतान स्वरूप बताया है। 16 नंबर प्रश्न। और आपको ये हमारा संकलन कैसा लगा कमेंट करके ये भी साथ साथ में उत्तरों के साथ में बता दीजिएगा आप कि अशोक के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राजस्थान पर मौर्यों का शासन रहा था। कि अशोक के किस अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि राजस्थान पर मौर्यों का शासन रहा था? ए विकल्प में बेराट व बाबरू, बी में मास्की, सी में टोपरा और डी में गिरनार। तो कौन से अभिलेख से ज्ञात होता है ये बताइए। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, बेराट व बाबरू अभिलेख, इनसे हमें पता चलता है। और सीरीज़ पूर्ण होने के बाद में देख लीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। मौर्य काल में किस प्रशासनिक अधिकारी को सन्निधाता कहा जाता था? मौर्य काल में किस प्रशासनिक अधिकारी को सन्निधाता कहा जाता था? ए विकल्प में प्रधानमंत्री, बी कोषाध्यक्ष, सी सेनापति और डी पुलिस अधिकारी। बताइए क्या कहा जाता था, बताइए। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बी, कोषाध्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर। मेगस्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन में कितनी प्रशासनिक समितियां बताई थी? मेगस्थनीज ने अपनी जो पुस्तक थी इंडिका उसमें पाटलिपुत्र नगर प्रशासन में कितनी प्रशासनिक समितियां बताई थी? ए है 5, बी में 6, सी में 7 और डी में 8। कितनी बताई थी? कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, 6। कितनी प्रशासनिक समितियां? 6 बताई थी। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। मौर्य काल में प्रचलित चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? मौर्य काल में जो चांदी के सिक्के चलन में थे वो क्या कहलाते थे? ए विकल्प में कारसापण, बी मासक, सी वृषल और डी राजक। बताइए क्या कहलाते थे, जल्दी बताइए। तो इसके अंदर ए विकल्प सही होगा हमारा, कारसापण कहलाते थे। 20वां प्रश्न। यूनानी और अरामाइक भाषा में खुदा अशोक का द्विभाषी अभिलेख कहाँ मिला है? यूनानी और जो अरामाइक भाषा में खुदा हुआ है अशोक का द्विभाषी अभिलेख वो कहाँ पर मिला है? ए कंधार, बी मनसेरा, सी शाहबाजगढ़ी और डी टोपरा। बताइए कहाँ पर मिला है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, कंधार के अंदर। 21 नंबर प्रश्न। मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक क्या कहलाता था? मौर्य काल में जो वाणिज्य अधीक्षक होता था वो क्या कहलाता था, उसे क्या कहते थे? ए है शुल्काध्यक्ष, बी पण्याध्यक्ष, सी पोताध्यक्ष, यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, डी सीताध्यक्ष। क्या कहलाता था बताइए ज़रा कि मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक क्या कहलाता था? 21वां प्रश्न है हमारा। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, पण्याध्यक्ष कहलाता था। 22 नंबर प्रश्न। बिंदुसार के समय आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? कि बिंदुसार के समय सीरिया से कौन राजदूत आया था यहाँ पर? डाइमेकस, बी एथिनियोस, सी मेगस्थनीज, डी हेगेसेनर। कौन आया था बिंदुसार के समय सीरिया का राजदूत? बताइए जल्दी से। तो 22 के अंदर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, डाइमेकस आया था। 23 नंबर प्रश्न। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दें, और शेयर नहीं किया तो साथ में शेयर भी करते रहें। फेसबुक, व्हाट्सएप जितने भी आपके ग्रुप है वहाँ पर। अगला है अर्थशास्त्र में लिखित संस्था और संचार से तात्पर्य। अर्थशास्त्र में लिखित संस्था और संचार से तात्पर्य। ए है 2 प्रकार के गुप्तचर, बी सूचना विभाग, सी व्यापारिक संगठन या डी राजा के सलाहकार। बताइए क्या उत्तर होगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के गुप्तचर।
24 नंबर प्रश्न, कलिंग विजय के बाद अशोक ने अपनी राजधानी बनाई थी। कलिंग विजय के बाद अशोक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ए विकल्प राजगृह, बी वैशाली, सी तवशाली और डी कलिंग। बताइए क्या उत्तर सही होगा इसका 24 के अंदर हमारे। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी तवशाली। अगला प्रश्न 25 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षकों का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? चंद्रगुप्त मौर्य की जो महिला अंगरक्षक थी उनका उल्लेख किस विद्वान ने किया है? ए जस्टिन, बी प्लूटार्क, सी एरियन और डी स्ट्रेबो। किसने किया है बताइए, किस विद्वान ने किया है? 25 नंबर में क्या उत्तर सही होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए आप। तो 25 में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी स्ट्रेबो ने। 26 नंबर प्रश्न, मौर्य काल में हिरण्यकर से क्या तात्पर्य था? मौर्य काल में जो हिरण्यकर था उससे क्या तात्पर्य था? ये किस प्रकार का कर था? एक ए पशु कर, बी नगद कर, सी युद्ध कर या सभी प्रकार के कर इनमें से। 26 में क्या उत्तर होगा बताइए। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी नगद कर था ये एक। 27 नंबर प्रश्न, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का क्या नाम मिलता है? मास्की और जो गुर्जरा अभिलेख हैं उनमें अशोक का क्या नाम मिलता है? ए प्रियदर्शी अशोक, बी देवनाम प्रिय, सी अशोक वर्धन और डी रजूक। बताइए क्या उत्तर सही होगा इसमें। 27 के अंदर हमारा उत्तर सही होगा प्रियदर्शी अशोक, ये नाम मिलता है। 28 नंबर प्रश्न, सीरीज़ के आखिरी पड़ाव की ओर हैं हम। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोजी थी? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोजी थी? ए है जेम्स प्रिसेप, बी विंसेंट, सी आर.एस. शास्त्री और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा 28 के अंदर, जल्दी बताइए। जेम्स प्रिंसेप या प्रिंसेप नहीं है, प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। 29 नंबर प्रश्न, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया? 29 नंबर प्रश्न है कि मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया था? ए एरियन, बी पोलिब्रोथा, सी पटनार और डी स्टेब्रोथा। क्या नाम दिया था बताइए, जल्दी बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा पोलिब्रोथा। चलिए इस सीरीज़ के आखिरी प्रश्न में आ गए हैं हम। कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? 30वां प्रश्न है, कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? ए विशाखदत्त, बी पाणिनि, सी भद्रबाहु और डी क्षेमेंद्र। बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या उत्तर सही होगा। तो कल्पसूत्र के रचयिता थे हमारे, इसमें विकल्प हो जाएगा सी भद्रबाहु। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थी मौर्य काल के वैकल्पिक प्रश्नों की सीरीज। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। किसने कितने प्रश्न सही किए वो भी कमेंट करके बताइएगा। जिसने ज़्यादा प्रश्न सही किए हैं उसका नाम बोला जाएगा, वो बधाई का पात्र है। और अगली जो सीरीज़ होगी हमारी दूसरी, वो गुप्त काल से होगी। तो आप अगर चाहें तो उसका भी अध्ययन करके रखें, ताकि जब टेस्ट सीरीज हो या टेस्ट हो तो आपका स्वयं मूल्यांकन हो जाए। और फिर से गुजारिश कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।